थोड़ा दरवाज़ा उठाना रह दो। चलिए, हमने कल आपको इक्विलिब्रियम का केस समझाया था और इक्विलिब्रियम में सबसे पहला फ्री चार्ज का इक्विलिब्रियम कर रहे थे। पता चल गया था कि दो चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकते। तीन चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक पैटर्न होता है। उसका पैटर्न क्या होता है? प्लस माइनस प्लस या फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, इसके अलावा हमने फिक्स चार्ज का इक्विलिब्रियम करना सिखाया और फिक्स चार्ज में देखा था कि अगर दोनों चार्ज फिक्स हैं तो बीच में वो तीसरा चार्ज कहाँ रख दें जिससे इक्विलिब्रियम बन जाए। तो ये बात पता चल गई थी कि चाहे जैसा चार्ज रख दो, चाहे पॉजिटिव रख दो या नेगेटिव रख दो और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना रख दो, इक्विलिब्रियम में वो बना रहेगा। केवल डिपेंड करेगा केवल डिस्टेंस पर। उसका एक ट्रिक आया था, डिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है उन आवेशों के अलग अलग अंडर रूट के रेशियो के बराबर। वो ट्रिक याद है ना? उससे बहुत काम होने वाला है। इसके बाद मैंने आपको उसी में फिक्स चार्ज में ही दूसरा केस बताया। अच्छा, उससे पहले तो मैंने एक बात और बताई कि जब छोटा चार्ज और बड़ा चार्ज रहेगा तो आप हमेशा इक्विलिब्रियम किसके पास ले जाके करिएगा? छोटे चार्ज की तरफ ले जाके इक्विलिब्रियम करिएगा। और यहां पर जो सवाल बनेंगे केवल डिस्टेंस पूछा जा सकता है, वैल्यू इसकी नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि वैल्यू चाहे जितना रख दो आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही बात हुई थी। और ये जो केस सेकंड है, इस केस सेकंड में हमने देखा कि एक चार्ज भी पॉजिटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। यहाँ क्या था? दोनों सेम था। यहाँ दोनों सेम था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दोनों और नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। लेकिन इस केस में फिक्स भी है और अलग अलग आवेश है। तब ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम कब होगा? प्लस माइनस प्लस का पैटर्न बनेगा, परंतु यहाँ दोनों पैटर्न नहीं बन सकता। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम का केस आएगा वो छोटे चार्ज के पास ही होगा। अर्थात छोटा चार्ज को देख करके आपने क्या करना है? इक्विलिब्रियम का केस बनाना है, प्लस माइनस प्लस या फिर माइनस प्लस। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये रहा माइनस और ये रहा प्लस, तो एक काम करते इधर प्लस रख कर वैल्यू इक्विलिब्रियम कर लेते, तो नहीं होगा इक्विलिब्रियम में। छोटे चार्ज के पास ही इक्विलिब्रियम में होगा। एक अंतिम जो है हमारे पास केस है, उस अंतिम केस के बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए, आप उस पर ध्यान लगाइए जरा। इसको मिटा दें। अच्छा, ये ट्रिक तो याद हो गया ना? चाहे कोई भी केस हो, अपने को क्या है? डिस्टेंस का रेशियो आवेशों के वर्गमूल के रेशियो के बराबर होगा, हर बार होगा। अच्छा, दो बातें पूछी जाएंगी, दो इक्वेशन। जैसे अगर आप एक इक्वेशन तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन क्या करना होगा? आपको तय करना होगा कि पूछा क्या गया है। जिस आधार पर पूछा गया होगा उस आधार पर चाहे इसको इक्विलिब्रियम में कर लेना, इसको कर लेना, इसको कर लेना। इन तीनों में से किन्हीं को भी आप इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाइएगा। अच्छा, बात तो वही आएगी घूम फिर कर, यहीं से यही बात आएगी फिर से। क्या? डिस्टेंस का रेशियो अपान बराबर होगा चार्ज के रेशियो के बराबर। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने इस चार्ज का इक्विलिब्रियम किया है, लेकिन अगर आपको दूसरा समीकरण बनाना है तो आप इस चार्ज का इक्विलिब्रियम कर लीजिएगा या फिर इस चार्ज का इक्विलिब्रियम कर लीजिएगा। क्लियर है? अब ये जो तीसरा केस है बाबू, उस पर थोड़ा आपका ध्यान चाहिए, काफी जो है इंटेंशन चाहिए, और मैं चाहूंगा कि उसका उत्तर आप ही बताएं। अगर आप इतनी बातें पूरी समझ चुके हैं तो थोड़ा सा केस थर्ड की बात करता हूं। इन तीनों केस में फिक्स में देखा आपने कि Q1 Q2 अलग अलग ही है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें दोनों सेम था, उसमें दोनों सेम था, इसमें अलग अलग है, लेकिन अभी तक मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम नहीं हुआ है। इस केस में मैं क्या करने जा रहा हूं? दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करने जा रहा हूं। मतलब क्या करने जा रहा हूं? Q1 और Q3 को क्या करने जा रहा हूं? Q1 और Q2 को क्या करने जा रहा हूं भैया? एक जैसा करने जा रहा हूं। तब आ जाएगा अब दिक्कत, और वो क्या दिक्कत आएगा उस पर थोड़ा सा देखते हैं। एक चार्ज फिक्स है Q1, अच्छा Q1 नहीं, ये Q है, और ये भी क्या है भैया? Q है। ये फिक्स है, ये भी फिक्स है। बताना तीसरा चार्ज कहां रख दें जिससे संतुलन में आ जाए? एकदम बीचों, समझ रहे हैं ना? अगर वैल्यू बराबर है, ये दोनों फिक्स है, ये दोनों हिलने वाले तो है नहीं,
अगर ये दोनों हिल, अच्छा प्लस रख दूं कि माइनस रख दूं? कुछ भी रख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स वाले में बात हुई है। अभी देखिए पिछले वाला ये वाला केस था शायद, हाँ यही था ना, ये प्लस प्लस दोनों है, बीच में हमने कुछ भी रख दिया है, ठीक है ना। हाँ जी, तो बीच में आप कितना भी वैल्यू रख दीजिए, चाहे प्लस रख दीजिए या फिर, और चार्ज की कितनी वैल्यू रखी जाएगी, चाहे जितना, कोई फर्क पड़ेगा ही बाबू, चाहे यहां पर प्लस प्लस हो चाहे प्लस माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, दोनों प्लस है तो दोनों प्लस होना चाहिए, और दोनों माइनस है तो दोनों, ये अगर बराबर है तो बीचों बीच कोई भी चार्ज आप रख दीजिएगा संतुलन में आ जाएगा। तो परेशानी इसमें नहीं है, परेशानी अगले वाले में है। इसे बना दिया प्लस और इसे बना दिया माइनस। अब बताइए जरा, अब बताइए मैं कहां रखूं, क्या बीचों बीच कौन सा चार्ज रखूं? हाँ अरे सॉरी यार, एक माइनस करना पड़ेगा। अब बताना, सोचो, किधर रखना चाहोगे बताओ? हाँ हाँ कर देना। बताइए बाबू, कहाँ रखूं? उधर रखें? कैसा रखें? प्लस रखते हैं भाई, क्या कहना सर? प्लस रख दीजिए, आ जाएगा संतुलन में, जरा देखिएगा। हाँ 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 आ रहे हैं आप पर आ रहे हैं, प्लस रख दिया। अब सुनिएगा, इस भाई ने कितना फोर्स लगाया होगा, के क्यू क्यू बटे ये वाली डिस्टेंस, और इस भाई ने कितना फोर्स लगाया होगा, के क्यू क्यू बटे ये वाली डिस्टेंस। इस भाई का जो फोर्स होगा इस तरफ, और इसका फोर्स जो होगा वो इस तरफ होगा। सर एक तीर छोटा क्यों बनाया? अच्छा बताओ, चार्ज तो दोनों का सेम है ना, इसकी डिस्टेंस केवल और केवल x होगी, और इसकी डिस्टेंस d प्लस x होगी। तो यार मेरे जिसका दूरी ज़्यादा होगा, जिसका दूरी कम होगा उसका बल कम ज़्यादा होगा, इसके वजह से इस पॉइंट पर लगने वाला जो बल होगा इस तरफ वाला, ये जो पास बुला रहा है, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दूरी कम है ना। लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है? अच्छा चार्जों की वैल्यू सेम है, तो इधर से डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा बताओ अब बैलेंस होगा क्या? ये बैलेंस ही नहीं होगा। अच्छा बीच में रख के चेक कर लो, बीच में क्या रख के चेक करूँ ये बताओ? प्लस रख के चेक करेंगे, बीचों बीच में प्लस रखें। चलो भाई प्लस रख लेते हैं, कहना है सर प्लस कर लो बीचों बीच। अच्छा प्लस वाला इसको भगाएगा और माइनस वाला बुलाएगा, चल पड़ेगा ये तो नहीं बैलेंस हुआ। और बताओ माइनस रख कर चेक कर ले सर, अभी माइनस करिए, अभी ये माइनस इसको दूर भगाएगा, हाँ जी, और ये प्लस पास बुलाएगा, अब भी नहीं हुआ, क्या लिख दें? यस इट इज इम्पॉसिबल, ये संतुलन में आएगा ही नहीं। ये चार्ज अगर एक प्लस और एक माइनस और दोनों बराबर है, दोनों फिक्स है, तो इसका संतुलन कभी होगा ही नहीं। अब करे जा रहे इक्विलिब्रियम, होगा ही नहीं तो काहे कर रहे हो? कौन पिछड़ा है भाई? खुशबू जी पधार चुकी हैं। खुशबू जी कहाँ रह गई थी? देख रहे कमरा पूरा महक नहीं रहा था आपके बगैर। हाँ यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, एक जगह होगा। कोई सोच पा रहा हो तो बताए भाई कहाँ होगा ये। अच्छा मैटर क्या कर रहा है? डिस्टेंस, चार्ज तो सेम है, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा या उसकी वजह से जो फोर्स आएगा, फोर्स में चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक बराबर है। बस डिफरेंट कौन कर रहा है इसको? डिस्टेंस। अच्छा किसी तरह से डिस्टेंस अगर एक जैसा हो जाए तब काम हो जाएगा, तो बताइए कहाँ रख दें?
बीचों बीच रखने की कोशिश बिल्कुल ना करना, इसके बीच में संतुलन होगा ही नहीं, संरेख ही रहेगा। इनफाइनाइट पर रख दो, कहाँ रख दो, ये ले जाको वहां भौतावा में रख दो, वहां कहाँ, वहां भौतावा समझते हो, रेरुआ नदी में, वो जो राप्ती नदी है। अब उस डिस्टेंस, भाई ने पूछा भाई तुम कितने दूर हो, भैया 20-30 किलोमीटर हैं तुमसे, भैया 20.000003 किलोमीटर है। अरे जब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत बड़ी डिस्टेंस को इनफाइनाइट बोलते हैं, उस बड़ी बड़ी डिस्टेंस में ये छोटा मोटा डिस्टेंस कोई इफेक्ट डाल पाएगा क्या? अगर आप इनफाइनाइट पर चार्ज को ले जाके रख दोगे भैया, तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट के चक्कर में ये डी थोड़ा बहुत कुछ फर्क डाल ही नहीं पाएगा। इसलिए ये डिस्टेंस भी और इससे उपलब्ध कहीं पर कोई दूसरा चार्ज है इनफाइनाइट पर, वो डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस लगभग इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अगर मैं इस चार्ज को यहां जो आप रख रहे हैं ना एक्स डिस्टेंस पे ले जाके, इसको एक्स पर मत रखिए, कहां रख दीजिए, इनफाइनाइट पर रख दीजिए। इनफाइनाइट पे जब रखिएगा तो ये, अच्छा बताओ ये वाली डिस्टेंस, अच्छा ऐसे करोगे ना, के क्यू क्यू बटे, पहले यहां से के क्यू क्यू बटे इनफाइनाइट स्क्वायर कहो ना, बटे एक दूसरा के क्यू क्यू बटे डी प्लस इनफाइनाइट स्क्वायर। अरे यार इनफाइनाइट में डी तुम क्या करोगे जुड़ के, इनफाइनाइट तो खुद ही इतनी बड़ी वैल्यू है कि डी उसमें समा जाता है। बात समझ में आई? अब समुद्र में एक लोटा पानी ले जाकर डाल देगा समुद्र में, महाराज ये लीजिए, आपको हम थोड़ा दान करने आए हैं एक लोटा पानी, बताइए जरा, इस इनफाइनाइट में डी जोड़ने चला है। ये तो यूं हो गया ना कि अंबानी साहब को आप जाके दान दे दो 2 रुपया, ऐसे नहीं चलेगा। इस इनफाइनाइट में तुम्हारे जुड़ने और घटने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उठा दो भाई, थोड़ा उठा दो। और सर जी क्या हाल है? हाँ सर आपकी दया है। यस, तो डी प्लस क्या फर्क पड़ेगा बताइए जरा? नो, आपको यहां पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका जो कहना चाहिए, कहो यार क्या कहना चाहिए, नहीं, इक्विलिब्रियम एट इनफाइनाइट, इसका इक्विलिब्रियम कहां आएगा भैया? इनफाइनाइट पर आएगा। बस ये केस नंबर 3 बना के ऐसे छोड़ दीजिए और लिख दीजिए साइड नीचे, इसका इक्विलिब्रियम कहां आएगा, ऐसे बना दीजिए एक छोटा सा। क्या बाबू, कहाँ समस्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, आप क्वेश्चन, अब हमने जो सवाल आपको दिया था उसमें सबसे पहले 10वां सवाल देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया, मैं पढ़ के सुनाऊं। 2 बिंदु आवेश, एक है प्लस 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके बीच एक वैद्युत आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए? तो दोनों चार्ज कितने हैं? एक है प्लस का 9e, एक चार्ज ये है, और दूसरा कितना है भैया? केवल E है, और वो दोनों प्लस है। अच्छा E के पहले प्लस लग गया, इसका क्या मतलब है? दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में है कि मीटर में यार? इसको मीटर में लाना होगा। अच्छा उत्तर भी सेंटीमीटर में ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि हम क्यू चार्ज कहां पे रख दें जिससे ये संतुलन में आ जाए। अच्छा यहां पर आपको कोई कहा है कि निकाय के बारे में बात करा है ना, कि किसके बारे में बात करा है? क्लियर नहीं हो रहा भाई इस सवाल में। इनके बीच में एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो?
इसका मतलब ये फ्री है, ये तीनों दोनों फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज है ना, पक्का, ठीक है, ओके। तो फ्री चार्ज है भैया, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो बीच में क्या रखना होगा पहले तो ये बता दो, माइनस रखना होगा, बात नंबर 1। अच्छा वो बताओ चार्ज रखोगे कहाँ? हाँ भाई, छोटे वाले चार्ज के पास। तो सपोज दैट आपने यहां से x डिस्टेंस पर ये चार्ज रख दिया है माइनस का q, पोलैरिटी चेक कर ली गई, डिस्टेंस कितना मान लिया गया, x मान लिया गया। अच्छा अगर ये x था तो ये कितना होगा, सॉरी 16 माइनस, ठीक है ना, बताओ ना। अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू चार्ज, अरे भाई इस माइनस क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं। अब क्या कहता है इक्विलिब्रियम का केस, अगर किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में करते हो तो उसके डिस्टेंस का रेशियो, पहला डिस्टेंस चलो ये ले लेते हैं x, हाँ जी, अपान दूसरा डिस्टेंस ये रहा 16 माइनस x, बराबर आ जाएगा इस चार्जों के √9/√। अच्छा ध्यान रखना ये E है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ओके। अरे रह दो, अब क्या करेंगे, तिरछा, हाँ वर्क कर दें। अच्छा वैसे भी तो बाहर आ रहा है, x अपान 16 माइनस एक्स बराबर 3/1, यही तो आएगा, मल्टीप्लाई कर दे तो x बराबर 16×48 माइनस 3x इधर आ जा भाई, तो 3x प्लस x बराबर 48, यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना बाबू, 48/4, 4 एकम 4, 4 दूनी, x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, 12 सेंटीमीटर में लिखना, क्योंकि डिस्टेंस आपने सेंटीमीटर में ली थी, बात समझ में आई। अच्छा इस चार्ज से किससे डिस्टेंस मापे हो आप ये बताओ, किससे ये x आया है। अब ऐसे हवा में छोड़ नहीं देना है, आपको यहां लिखना पड़ेगा +9 इलेक्ट्रॉन से या इस चार्ज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर माइनस क्यू को रखना पड़ेगा, रखना। अच्छा उसकी वैल्यू तो पूछा नहीं है, कि वैल्यू भी पूछा है, वैल्यू पूछा ही नहीं, तो फिर यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ही हो जाएगा, उतार लीजिए। 10वां सवाल है ये बुक का, समझी गुड़िया, तुम्हारा 10वां नहीं आया था ना, तुम्हारा आया था, अच्छा ये वाला आ गया था, इसको नोट करिए तो अगला बताया जाए। चलिए तो सवाल नंबर 10 है, 10 तो हो गया। अच्छा एग्जाम्पल है ये 11 है, और कौन दिया गया था, अच्छा इसमें भी 10 और 11 था, हाँ ठीक है, तो 10 फिर से है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। कहा गया है कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, Q1 और ये है Q1 Q2 और ये है Q1, हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये बीचों बीच से a डिस्टेंस पर है, यहां से दूरी a और यहां से दूरी a, तो इसका मतलब बीच में कोई मूल बिंदु है, सही बात है। हमसे कहा जा रहा है, अच्छा ये डिस्टेंस माइनस में ली गई है, अच्छा डिस्टेंस माइनस नहीं होती, वो डायरेक्शन बताया जा रहा है कि आप इधर आए हुए हैं। अब कह रहा है कि इसके बीचों बीच एक तीसरा बड़का क्यू का एक चार्ज रखा गया है, यहां पर ये फिगर में बना हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, +q, डिस्टेंस है यहां से यहां तक a/2, अरे a/2 है तो इसके बीच, इन दोनों के तो बीचों बीच हुआ ना, इन दोनों के बीचों बीच ही तो हुआ। अब हमसे पूछा गया है Q1/Q2 का मान बता दीजिए, तो मतलब फाइंड Q1/Q2, जरा देखिएगा बहुत आसान सवाल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये संतुलन है तो इक्विलिब्रियम का केस फॉलो करेगा, इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है, फॉर इक्विलिब्रियम
भाई वो जो ट्रिक है ना, डिस्टेंस का रेशियो अब बराबर होगा किसके, उसको ना भाई साहब आप पूजा अगरबत्ती माला वाला चढ़ा दिया करो सुबेरे सुबेरे मिलते ही। जरा लगाइए तो क्या कहता है, हम किसका इक्विलिब्रियम करेंगे इस बार, ऐसे का इक्विलिब्रियम करना जो गायब हो जाए। हमें क्या Q1 बटे Q2 चाहिए ना, तो ना तो Q1 पर इक्विलिब्रियम लगाना ना Q2 पर लगाना। अगर Q1 और Q2 पर लगा दिया आपने तो वो गायब हो जाएगा। जिस पर इक्विलिब्रियम लगाया जाएगा वो टर्म में आएगा ही नहीं, तो हम किस पर लगाएंगे इक्विलिब्रियम, इस प्लस Q पर लगाएंगे। बात समझ गई? यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं फॉर प्लस प्लस बड़का Q। अब लगाइए जरा, इससे कितना डिस्टेंस पर होगा बताइए, A प्लस A/2 अपान इससे ये कितने डिस्टेंस पर होगा, A/2 पे बोलो ना। इसके चार्ज का रेशियो क्या होगा भैया, इससे डिस्टेंस पर है ये Q1 और अपान में रूट Q2। हल कर दीजिए, यही हमसे पूछा भी है। बड़ा गंभीर करेंगे, 1 मिनट। अच्छा ये बताओ, A है और A/2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3A/2, और ये A/2 ऊपर चला जाएगा पलट के तो 2/A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा इधर हो जाएगा रूट ऑफ Q1 अपान रूट ऑफ Q2। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचाना। अच्छा इसका Q1 रूट है बटे Q1 Q2 रूट, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो Q1 बटे बराबर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया। समझ आया? आप ना कंफ्यूज हुए होंगे यहाँ जोड़ने में, आप जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, बताओ। हाँ वैल्यू नहीं रख पा रहे। अब सोचो, सुनो बताएं, सुनो ऐसे सुनो, ये 1 है, ये कितना है 1 A है और ये आधा A है, अरे बटे 2 है तो क्या मतलब है, तो 1 में आधा जोड़िएगा तो क्या होगा 1.5 होगा ना, 1.5A। अच्छा 1.5 मतलब 3/2, 3 का आधा करिएगा तो इस तरह से भी आप सोचिए, वरना बड़ा वक्त लग जाएगा, गलत होने की संभावना रहेगा पेपर में। उतारिए खट से, दिखेगा कैमरे में, दिखा चाहे ना, जब भाड़ में जाए ना कैसे मैनेज करेगा। यस, तो कूलाम नियम इन वेक्टर फॉर्म। जरा बात करते हैं कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज क्या है भैया, दोनों के बीच में कोई बल होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है बल होगा। अभी तक हमने बात केवल किस बारे में किया था, केवल परिमाण के बारे में बात किया था। और कूलाम नियम का परिमाण कितना आया था, खुशबू बताओ जरा, तो बल का क्या वैल्यू आया था, तुम बताना। सही बता रही है ये गुड़िया, तुम बताओ, पीछे सही बता रही है। कूलाम नियम का जो फार्मूला था वो बता रही है K Q1 Q2 बटे R², सही बता रही है। उससे उसे पसीने आ जा रहे हैं, क्या मैंने पहाड़ पूछ लिया है, कोई महान फार्मूला आ गया है, कोई बड़ी टिपिकल बात आ गई है, चिंता, सांसें ऊपर और नीचे की नीचे जा रही हैं भैया। बैठो, काहे नहीं याद कर रही हो, कैसे काम चलेगा आगे। तुम्हारा क्या नाम है गुड़िया, प्रिया ना, तुम्हारा क्या नाम है, चांदी जी। कूलाम नियम पढ़े हो, कूलाम नियम का मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, होता है फोर्स बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे, अब इसी को मैं K बोल देता हूं, F बराबर 60 कट में K Q1 Q2 बटे 60 कट में मैं ऐसे बोल देता हूं। हाँ जी, तो K की वैल्यू है ये, परंतु ये केवल परिमाण है, क्या है भैया। अब सुनिए, वेक्टर फॉर्म की जब बात करोगे तो डायरेक्शन वो बताना पड़ेगा। अच्छा याद करो आप, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कैसा लगाएगा, अगर दोनों सेम चार्ज है, प्लस है दोनों, तो क्या करेगा ये इसको बोलेगा हट बदमाश, क्या बोलेगा। अच्छा ये Q1 है Q2 है तो फोर्स होगा F21, इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी F2। अच्छा चलो ये भाई साहब उस पर कितना फोर्स लगाएंगे F1, ये बात हमने जान लिया है कि F12 और F21 की मैग्नीट्यूड सेम आने वाली है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम वेक्टर का फॉर्म पढ़ रहे हैं, अब हमें यहां पर बराबर करने की आजादी नहीं है।
अब आप नहीं कर सकते कि F12 बराबर है F21, पिछली बार ऐसा कर लिया था हमने, लेकिन इस बार कर नहीं सकते। कुछ लोगों का कहना है कि वेक्टर नहीं है सिलेबस में, तो अगर वेक्टर नहीं है तो फिर ये क्या है? वेक्टर है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों की आत्मा को शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। सोचो आप, मैं ये नहीं समझ पाता हूं या ये नहीं सोच पाता हूं कि जो बालक वेक्टर नहीं पढ़ते हैं वो फिजिक्स कैसे पढ़ते होंगे। वो समझ लो अपनी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ते हैं, बड़े वाले हैं। अभी जब मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं, तब आपको फील आएगा यार इंटीग्रेशन क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूं। अब थोड़ा थोड़ा ये महसूस हो रहा होगा कि वेक्टर पर इतना जोर क्यों दिया गया, अब इंटीग्रेशन पर इतना जोर क्यों दे रहे हो। मैं सोचता हूँ ये दोनों टॉपिक बिना पढ़े लोग फिजिक्स कैसे पढ़ के पास हो जा रहे हैं, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ। ऐसे लोगों को तो फेल करना चाहिए पकड़ पकड़ के। सही बता रहे हैं, बिना उसके हो ही नहीं सकता। अभी आए दिन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक चार्ज की वजह से निकालने के लिए, वहां पर इंटीग्रेशन ढाई के करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन समझ नहीं रहा क्या हो रहा है। सर वो तो गणित का टॉपिक है, गणित वाले जाने। भाई फिजिक्स भी गणित का ही हिस्सा है, फिजिक्स कोई गणित से अलग नहीं है। तो चलो भाई, ये हमारे पास 2 फोर्स है। अब जरा सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच की दूरी कुछ मान लिया जाए, तो इन दोनों के बीच की दूरी देखिएगा, मैं मान रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम रख रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, R21। ये क्या लिख दिया सर? यही तो समझना है, यही तो प्रॉब्लम है। अब यही तो चक्कर आता है, हमें लगता है हवा में उड़ रहा होगा। अभी नहीं, रुको रुको रुको, अब मजा आएगा। R12, आय हाय 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 हाय, कितना मजा आ रहा है मुझे। जब कुछ पल्ले नहीं पड़ता है तुम्हें, तब मुझे आता है मजा। क्यों मन भाई? ये जो लिखा है मैंने R21 के ऊपर वेक्टर और R12 के ऊपर वेक्टर, ये तो भाई हद कर दी वेक्टर ने अपने चरम सीमा पर है वेक्टर। समझ रहे हैं? जहां पर आपको समझने में, बताओ भाई, शिखर भाई समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है ये? इसका मतलब समझाएं। R21 जो है, हाँ, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो जो ये डिस्टेंस बता रहा है वो Q2 से Q1 एग्जैक्टली यही बात है। ये जो R12 वेक्टर है ना बाबू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कहीं सुना है, कभी पढ़ाया है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम कैसे लेते थे? हेड से, सॉरी टेल से। अब ये R12 का क्या मतलब है? 1 से लिया जा रहा है ये वेक्टर। बताओ इसका नाम कैसे रखोगे? ये जो आपको ये डिस्टेंस वाली जो तीर बनी हुई है, इस वेक्टर का क्या नाम रखते हैं? अगर इसका नाम यहाँ ए होता, यहाँ बी होता, तो वेक्टर ए भी नाम रखते कि नहीं रखते? लेकिन आज इसका नाम ए नहीं है, इस पॉइंट पर ए नहीं है, इस पॉइंट पर बी नहीं है, तो ए भी नहीं रख पा रहे हैं। तो हमने इस पॉइंट पर देखा कि 1 था, इस पॉइंट पर क्या था, और बीच की दूरी r होती है, इसलिए मैंने R12 लिख दिया। कोई बुराई कर दिया क्या? आपको समझ में आया? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अच्छा, किसी ने कहा साहब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाने से क्या हो जाएगा? मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अभी हम यूनिट वेक्टर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? और यूनिट वेक्टर से हम इस फोर्स को क्या दिलवाएंगे? अरे भैया, फोर्स अपना डिंपल की तरह है ये, इसके पास क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है, इसका सरनेम नहीं है, इसका शादी करवाना पड़ेगा ना। किससे करवाओगे बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से करवाने की परमिशन है क्या है आपको? अभी इसका थोड़ा बदल देगा। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पहले क्या बनाना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर बनाने के बाद तब ले जाके गुणा करवाना पड़ेगा। अब जो लोग यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये सब नहीं पढ़े हैं, उनके लिए 2 मिनट का उनको तो समझ लो। एक बार आप लोगों को फिर से मैं यूनिट वेक्टर वाली बात पढ़ाऊंगा, कभी अवसर मिलेगा तो, जो जिसका छूट गया है, जिसको कुछ समझ में नहीं आया है, एक बार पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत करना है अभी। और जरा देखेंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। क्यों काम नहीं चलेगा? जरा सुनिए। हमने कहा भाई ये जो Q1 और Q2 है ना, इसका पोजीशन वेक्टर भी बना दो। तो बताओ गुड़िया, तो अगर मैं Q1 का पोजीशन वेक्टर बनाऊं और ये O है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगी बताओ? पोजीशन वेक्टर क्या होता है, याद है कुछ?
क्या होता है? हेड से टेल जुड़ा हो, ओके, और कुछ? वो तो कंडीशन है ना पैरेललोग्राम ला का। हम यहां पूछ रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश होता क्या है, ये पूछ रहे थे। क्या होता है? तुम 3-4 बार पढ़ी, उठा पटक देंगे अगर नहीं बता पाई तो। बताओ पोजीशन वेक्टर क्या है? यार लाइन है नहीं, लाइट में पकड़ लेता पक्का आज। बाबू पोजीशन वेक्टर जो किसी की क्या बताए? पोजीशन बताए, कहां बैठ के? क्या यार मैं क्या करूं आप लोगों का? कितना कायदे से एग्जाम्पल दे, इशारे करता है, क्या करता है? भूल जाते हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये रहा इशारे कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ पहले। बाबू यार इतना जल्दी जल्दी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा? किसकी बात बोल दिया? मन की बात। चलो भाई इस पहले पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम मैंने रख दिया है R1 वेक्टर। क्या नाम रखा भैया? और इस पॉइंट का जो पोजीशन बता रहा है उस वेक्टर का नाम रखा है मैंने R2 वेक्टर। थोड़ा नीचे करते हैं। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो मूल बिंदु पर बैठकर किसी की तरफ इशारे करता है, किसी की पोजीशन बताता है, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बात क्लियर है? बोलो। अब सुनिए, मैं निकालने गया फोर्स का मान, तो भाई ने कहा कि फोर्स का वैल्यू होता है, या बल्कि फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है के Q1 Q2 बटे यही होता है। ये क्या है डियर? मैग्नीट्यूड केवल है। किसका मैग्नीट्यूड? इसके द्वारा लगाया गया इस पर बल, या तो इसके द्वारा लगाया गया। अच्छा ये दोनों हालांकि क्या होते हैं? बराबर होते हैं ना। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है कूलाम नियम से? सेम है कि नहीं है? लेकिन मुझे इसका क्या फॉर्म लिखना पड़ेगा? केवल वेक्टर फॉर्म ना। अभी इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं पहले बताओ? अभी इसके पास डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो डायरेक्शन दिलवाना पड़ेगा। अच्छा डायरेक्शन किससे दिलवाया जाएगा? यूनिट वेक्टर, कोई यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन का हो तो उसी से डायरेक्शन दिलवा देंगे। अच्छा इस फोर्स की डायरेक्शन में कौन वेक्टर है जो मतलब उसी डायरेक्शन में है? क्या R1 R2 है या फिर R21 R12 है? क्या फोर्स के डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसलिए डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर दे नहीं सकता। कौन देगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा बताओ जरा, अगर मैं F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो सुनेंगे ध्यान से, F12 कौन है? ये वाला है कि नहीं है? बोलो। तो इस डायरेक्शन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? F12 के मैग्नीट्यूड में किसका गुणा करना पड़ेगा? बताओ जल्दी से। उस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर होगा तो उससे गुणा कर लेना। नहीं आया समझ में? किससे कर दें? अच्छा चलो बताओ। देखो बाबू इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? ये वाला है कि नहीं है? यही है ना? जरा देखेंगे ध्यान से। R21 सही किया है मैंने या गलत कर दिया? बताओ शिखर भैया, तुम्ही से उम्मीद है, बता दो। अब तो तुम्ही से उम्मीद है, बाकी तो लग रहा है ये सब खाली ऐसे पढ़ के घर पे कॉपी किताब उठा नहीं रहे। यार आप किसी ऐसे अरे गहरे वेक्टर से डायरेक्शन कैसे दिलवा सकते हो? मैंने कहा था ये डायरेक्शन नहीं दे सकता, देने के काबिल। पहले इसका थोबड़ा चेंज करो। इसका थोबड़ा कैसे चेंज होगा? ऐसे नहीं, ऐसे। याद आया? क्या किया मैंने? बाबू का हमने क्या बना दिया है? यूनिट वेक्टर बना दिया है। नहीं आया समझ में? अमन भाई यहां पर मैं ऐसे क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी तो होगा और इसका मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू ही चेंज कर देगा, और वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर से गुणा करना बहुत जरूरी है। मेरा यूनिट वेक्टर है। अब क्लियर है? अच्छा ठीक है, यूनिट वेक्टर कौन है भैया? R21 बोलो ना। अच्छा चलो यूनिट वेक्टर बनाते कैसे हैं? क्या उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग करते हैं? बोलो, बात क्लियर है?
चलो भाई, वेक्टर ये अच्छा, R21 का क्या मतलब है? ये वेक्टर है पूरा, ध्यान दीजिएगा। R21 यही वेक्टर है कि नहीं है? मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। देखिए ध्यान से, देखिएगा, इस वेक्टर में ये जुड़ करके ये आ रहा है क्या? फिर से एक बार, ये वेक्टर ध्यान दीजिए, है ना? इस वेक्टर में मुझे लगता है इसके हेड में इसका टेल जुड़ा हुआ है, इसके हेड में इस वेक्टर का, अरे ये साइड में नीचे भले लिखा है लेकिन ये बनेगा यहीं से। R21 का जो टेल है वो कहाँ है? R2 के हेड पर है। बोलो है कि नहीं है? तो अपन क्या करें, अभी फिलहाल रहने दो उसको, R21 को ऐसे। अच्छा, R किसी का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो खाली R भी लिखा जा सकता है, केवल R से दिखाया जा सकता है। क्लियर बात है? अब जरा देखिएगा, ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया था कि अगर किसी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं केवल, तो चाहे उसको माड में करके लिख दो, चाहे उसका वेक्टर हटा दो। अब R21 के बारे में बात कर लेते हैं। तो R21 में देखिएगा जरा ध्यान से, R21 क्या है? R21 यही वेक्टर होना है ना? ये अच्छा, R21 क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? नहीं आ रहा समझ में? R21 बाबू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या रिलेशन होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हेड के पोजीशन वेक्टर में से टेल का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। याद आया? चरम पर है भैया वेक्टर अपने, एकदम बिल्कुल हद मजा रखा उसने। समझ पढ़े नहीं होते तो समझ में, अरे भूल जाओ ये, इसीलिए स्कूल पे पढ़ाया नहीं जाता। ये कि पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ाया जाता, छोड़ दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे क्यों छोड़ दिया जाता है? सोचो सोचो सोचो, फिर से सोचो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं है? अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम पोजीशन वेक्टर में चेंज करना चाहें तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के हेड के पोजीशन वेक्टर में से टेल का पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा अपान R। अच्छा, इसकी वैल्यू रख लो तो 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर तो पहले से होगा। चलो एक बार एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। ये फोर्स आ रहा है, इस बार मैग्नीट्यूड आ रहा है, सॉरी डायरेक्शन के साथ आ रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R क्यूब। साइड में क्या आ जाएगा? R1 माइनस, अरे भैया अगर सोचा जाए इसी प्रकार, वो आप करना घर पे। F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R क्यूब। बस यहाँ क्या हो जाएगा? ऐसा क्यों होगा पता चल रहा है? क्लियर है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी तो इस बार बदल जाएगा वो। छोप लीजिए, यही है बाबू कूलॉम नियम इन वेक्टर फॉर्म। अच्छे अच्छों की हवा टाइट कर देता है ये।